जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की शांत लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कमांड सेंटर में बात होगी जंग की, इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव शुक्ला आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमांड सेंटर जी। तो कमांड सेंटर में आज बात करेंगे उन मुद्दों की जो इस समय जंग को प्रभावित कर रही हैं, केवल जंग को नहीं, पूरी दुनिया को। और मैं शुरुआत करूंगा हर रोज की तरह सबसे पहले 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात आज करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति ट्रंप की उस माया जाल की जिसमें दुनिया इस समय क्या उलझ रही है। और सबसे बड़ी खबर होगी आज की ट्रंप का माया जाल। मेजर गौरव आर्या, क्या है ट्रंप का माया जाल कि जैसे कोई समझ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है गौरव कि ट्रंप अपना माया जाल फैला रहे हैं और जैसे जैसे ये युद्ध और पेचीदा हो रहा है, ट्रंप का माया जाल भी और फैल रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर जो आएगी वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, वो बात होगी पैसे के खेल की। यहां तेल का खेल है और तेल के खेल के पीछे है पैसे का खेल, इकोनॉमिक वॉर। क्या ये जंग बिल्कुल उसके आजू बाजू घूम रही है? बिल्कुल। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि शांति वार्ता हो रही है, तेल के भाव गिर जाते हैं गौरव। और जैसे ये बोलते हैं कि शांति वार्ता नहीं हो रही है या ईरान बात काटता है, तेल के भाव 100 पार कर जाते हैं। तीसरी बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और बात होगी बिचौलिए की। जंग के कितने बिचौलिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाढ़ आ गई है बिचौलियों की। जी बिल्कुल, जंग के बिचौलिए। और यही बात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कही थी कि कई ऐसे लोग हैं जो बिचौलियापन इसमें कर रहे हैं, और ये हम देखेंगे और उनको एक्सपोज भी करेंगे आज गौरव। जी बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। और चौथी बड़ी खबर जो स्क्रीन के ऊपर आएगी, जिसमें हम बात करेंगे साइबर वॉर की। देखिए, जमीन पर, आसमान में, समंदर में, केवल जंग वहां तक सीमित नहीं है। क्या साइबर वॉर है इसमें? बिल्कुल। इसको हम लोग अपनी जबान में, अपनी भाषा में गौरव कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। साइबर वॉर, मीडिया वॉर, सोशल मीडिया वॉर, ये सब शामिल होते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर में। उसके बारे में भी बात करेंगे हम आज। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस समय करने जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए एक हमले में ईरानी नौसेना के प्रमुख अलीरेजा तंगसीरी की मौत हुई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय युद्ध के मैदान से। रिपोर्ट के मुताबिक हमला एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। तंगसीरी ईरान की नौसेना के एक अहम कमांडर थे और हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी बड़ी भूमिका थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरान के नेवी चीफ की मौत बंदर अब्बास में हुए एक हमले में हुई। जानकारी एक इजरायली अधिकारी के हवाले से सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर है इस समय की। मेजर गौरव आर्या, कितनी बड़ी खबर है? मुझे लगता है बहुत बड़ी खबर है। और ये इजराइल जो कर रहा है गौरव जी, इजराइल ऐसा कमाल का काम कर रहा है कि इजराइल ने टॉप लीडरशिप लगभग तबाह कर दी है। अब वहां पे डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो युद्ध कैसे लड़ें जिसमें कोई जर्नल ना हो। यहां पे धीरे धीरे करके टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया इजराइल ने। अब देखिए, IRGC के नेवी चीफ को मार गिराया, वो भी कहां? बंदर अब्बास। अगर नक्शे पे देखें तो पता लगेगा कि बंदर अब्बास जो है वो चाबहार पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। चाबहार पोर्ट वही पोर्ट है जिसको भारत ने बनाया ईरान के अंदर। चलिए, आपने मैप का जिक्र किया है, वो मैप भी आपके सामने अब लेकर आएंगे। बंदर अब्बास ईरान के एक अहम बंदरगाह है, उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझिए जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर जनरल नहीं है तो जंग कैसी? क्या यह खामेनेई की मौत की तरह बहुत बड़ा एक झटका है, ये समझा जाए? मेजर गौरव आर्या जी, ये नक्शा है और यहां पे ये देखिए, अगर आप देखिए वेस्ट है, ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे तकरीबन गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको चाइना ने बनाया था। ये गवादर पोर्ट का लोकेशन है। और ये है पसनी, पाकिस्तान का नेवल बेस, जो पाकिस्तान ने बोला था कि हम अमेरिका को दे देंगे। यहां पे पसनी है, यहां पे गवादर है, ये चाबहार है जो भारत ने बनाया था। और दोस्तों, ये है बंदर अब्बास।
यहां पे अटैक हुआ था और यहां पे ईरान के आईआरजीसी के नेवी चीफ को मारा था। नेवी चीफ को मारा था। और यहीं से एक बड़ी खबर आ रही है, और जो आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल हॉर्मुज, जिसका हम रोज जिक्र करते हैं, बिल्कुल हॉर्मुज के ऊपर है, और यहां से कहीं ना कहीं पूरे हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है ईरान, अगर बात करें। जी बिल्कुल। यहां पर क्या यह समझा जाए कि इस हमले के बाद और इस मौत के बाद ईरान बहुत कमजोर हो जाएगा हॉर्मुज के ऊपर? क्या उसका कंट्रोल पहले के जैसा रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे नहीं लगता गौरव कि ये कमजोर हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसी दिन के लिए तैयारी की थी कि हमारी टॉप लीडरशिप को मारा जाएगा, खमेनेई को मारा जाएगा, जितने भी लोग हैं सब सफा हो जाएंगे, फिर हम अमेरिका और इजराइल से लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो उनकी पूरी की पूरी वॉर स्ट्रेटजी गौरव एक चीज पे मबनी है कि जब सब साफ हो जाएगा फिर हम कैसे लड़ेंगे। हाँ, एक बात तय, डायरेक्शन की कमी हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेडलेस चिकन। मुर्गे का सर काट दीजिए, फिर मुर्गा किस तरीके से फड़फड़ाता है। आज की तारीख में नेवी का वही हाल हो गया है। चलिए, नेवी का जिक्र हो रहा है, आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया है कि इस जो बंदरगाह के ऊपर पूरा अटैक किया गया। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, जो जिक्र हो रहा है कि इस और भारत है, भारत के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ उसका लगता हुआ बॉर्डर ईरान का है, और जहां पर ये पूरा इस समय घटनाक्रम हो रहा है, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। और बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से अब आगे बढ़ता है ईरान, या फिर किस तरीके से आगे बढ़ता है, जिसका मैं जिक्र करूं, इजराइल। बंदर अब्बास ईरान का एक अहम बंदरगाह है, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, और बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। ईरान का मुख्य नौसैनिक बेस और व्यापारिक केंद्र भी है, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया। लेकिन मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मेजर गौरबारिया, क्या ये जो बंदरगाहों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये उनमें से एक था जहां पे पूरा कंट्रोल चल रहा था ईरान का? आपने कहा कि बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक बड़े जनरल का मारा जाना इस जंग को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उस बीच जहां बात हो रही है सीज फायर? जी देखिए, सीधी बात है गौरव, मैं आपको बताता हूं सीधे तौर पे। जी, क्या इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इससे हॉर्मुज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसकी चंगल है वो कमजोर पड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। दे विल फाइंड समबडी, किसी और को लगाएंगे उसकी जगह, और ईरान लड़ता रहेगा। लेकिन हां, ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है, नो डाउट, बहुत बड़ा धचका है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी ईरान अमेरिका की इस जंग के बीच, युद्ध के बीच बड़ी खबर लेबनान से आ रही है, और लेबनान इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, और कुछ वीडियो भी जारी की आईडीएफ की तरफ से। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सटीक हमले कर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया, टारगेट किया, और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इन हमलों में कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। धमाके की आवाज सुनिए, सब कुछ पता लग रहा है कि कितना बड़ा धमाका था ये, और इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है, तस्वीर आएगी, ये कितना बड़ा धमाका, इसको समझा जाए। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये पूरा एक तरह से रिहायशी इलाका है, क्या इसको समझा जाए कि पूरा आजू बाजू मेरे को घर नजर आ रहे हैं इस वीडियो के, आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। मेजर गौरबारिया, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। जी, जब उन्होंने बम मारा है तो जिसके लिए इंटेंडेड था, जो इनका टारगेट था, टारगेट तो गया, जी, आसपास के 10-15 घर भी गए साथ में। ये बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन है, और बिल्कुल रिहायशी इलाके के बीचों बीच है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि हिजबुल्लाह के साथ वही परेशानी है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। उनको इजरायली कुछ नहीं कह रहे थे, वो जानबूझ के इस जंग में कूद पड़े। अक्टूबर 7 के बाद भी जानबूझ के ऑपरेशन चल रहा था, किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ। ये बीच में आ गए, ये पिटे, अब ये दोबारा पिट रहे हैं। ये उनकी, देखिए, ये उनकी मौत की कहानी हो रही है यहां पे, और मेन जो उनका इलाका है उसके ऊपर बम मारा है। और ये देखिए साहब, पूरा का पूरा इलाका, ये कंप्लीट इलाका, जहां तक आप धुआं देख रहे हैं, यहां पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना जबरदस्त धमाका है गौरव, बिल्कुल जबरदस्त धमाका है। रिफत अब्दुल्ला हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, इस वीडियो को जारी करने की वजह क्या नजर आती है? जी देखिए, बीच में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए। जी, ईरान के प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? ईरान के प्रॉक्सीज हैं हमास, जी, हिजबुल्लाह, हुथी, और दर्जन भर और प्रॉक्सीज हैं। उनके प्रॉक्सीज जॉर्डन में हैं, उनके कतर में प्रॉक्सीज हैं, सऊदी अरब में, हर जगह अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट करे। यहां पे हिजबुल्लाह एक बार फिर एक्टिव हो गया, और इजराइल सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बिल्कुल इजराइल के नॉर्थ में, अगर आप देखेंगे वहां पे नॉर्थ में हाइफा है, और हाइफा के अगर आप और ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे सदर्न लेबनान है, और वही इलाका है साउथ लेबनान और नॉर्थ इजराइल का, जहां पे ये सब बातें होती हैं, सब झगड़े लड़ाइयां होती हैं। तो इजराइल ने बोला कि सबसे पहले इनको निपटाया जाए, बाद में जाएंगे दोबारा ईरान, इनको पहले निपटाइए, एक अपना फ्लैंक सेफ होना चाहिए एकदम।
चलिए सीधा रुक करते हैं तेल अवीव से। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिफत अब्दुल्ला। रिफत, दो बड़ी अपडेट्स हमारे सामने इस समय की हैं। पहली, जिस तरह से आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, और दूसरा आईआरजीसी के जो एक कमांडर है उनकी मौत हो जाना, उनको अटैक करके टारगेट किया जाना। थोड़ा सा माहौल हमें बताइए, इस समय स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें भी आप पहले दिखा रहे थे, और इस आईडीएफ के वीडियो के बाद की स्थिति क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कफर कासिम एरिया में हूं। ये टेल अवीव से काफी दूर है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था और आपने विजुअल्स में देखा होगा एक गाड़ी जो है हवा में उड़ रही है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। यही वो एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उस गड्ढे को यहाँ पे भरा गया और यहाँ पे चूंकि जो ही यहाँ पे कोई अटैक होता है, जितना भी इसराइल से हो पाता है वो फौरन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी एक यहाँ पे बड़ा क्रेटर हुआ था और उसको अब फिल कर दिया गया, और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें अभी भी यहाँ पे देख पा रही हैं कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। ये कफर कासिम का एरिया है और यहाँ पर ही वो जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी हो गई वो इसी स्पॉट की है। यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी हैं, और अभी देखने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। कई गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हुई हैं और एक और एरिया में जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पे 6 लोग घायल हुए हैं। तो एक के बाद एक जो है वो मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, जहां एक तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान में ऑपरेशन चला रहे हैं, ईरान में ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। और हमने देखा कि आज सुबह से तकरीबन 8 बार सायरन्स बजे, यानी 8 मिसाइल अटैक लॉन्च किए सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर इजरायली फोर्सेस पर ईरान की तरफ से। हालांकि यहाँ पर अभी 11:26 हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर तरफ से जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार सायरन्स बज रहे हैं, बार बार लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है एक अटैक हुआ था। मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा हुआ था, एक क्रेटर हुआ था और इर्द गिर्द काफी नुकसान हुआ था, और यहाँ पे काफी गाड़ियां थी जो तबाह हो गई थी। अब उनको फौरन हटाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि इर्द गिर्द अभी भी निशान जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इसराइल में फौरन उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक आपने लेबनान की बात की, लेबनान में इसराइली फोर्सेस जो है साउथ लेबनान के अंदर चली गई हैं काफी जगहों पे, और ये जो नेतन्याहू हैं उन्होंने सीधे कहा है कि हम बफर जोन बनाएंगे ताकि वो हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई। आप हमारे साथ बने रखिए और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रिफत, जिस तरीके से पूरा अटैक हुआ था और उसके बाद की स्थिति क्या है। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। Presented by Hamdard Foods India. अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की कोशिशों पर इजराइल मीडिया का बड़ा दावा। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार तक कर सकते हैं सीजफायर का ऐलान। परसों ही खत्म हो रही है ईरान को दी गई ट्रंप की 5 दिन की मोहलत। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को किया खारिज। ट्रंप की 15 शर्तें ठुकराई, खुद भी रखी 5 शर्तें। व्हाइट बोला अब तबाही के लिए ईरान की जिद जिम्मेवार। युद्ध विराम की बातों के बीच ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। 40 मिनट में 3 बड़े मिसाइल अटैक, 6 लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, वीडियो जारी कर दक्षिण लेबनान के हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। कहा रूस और भारत जैसे मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की दी है अनुमति। रामनवमी के मौके पर गरमाई बंगाल की सियासत। चुनावी शोर में भवानीपुर में शिवेंदु अधिकारी की रामनवमी रैली। कहा लोग चाहते हैं बंगाल में राम राज्य की स्थापना। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी रामनवमी की बधाई। आंध्र प्रदेश में ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग। मार्कपुरम में भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पद्मा नदी में बस गिरने से बड़ा हादसा। 23 लोगों की मौत, कई लोग घायल। Presented by Hamdard Foods India.
PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. तो ट्रंप का हम जिक्र करेंगे कि क्या वाकई मायाजाल का जिक्र हो रहा है। ट्रंप के इस मायाजाल की बात होगी, आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जंग के मैदान से आई खतरनाक तस्वीर एक दिखाते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली यह तस्वीर इजराइल के कत कासिम शहर से आई है, जहां इजराइल पर 40 मिनट के अंदर 3 मिसाइल अटैक किए गए। हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक, तस्वीर देखिए, हमला खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि एक मिसाइल सीधा एक कार पर आकर गिरी और वो कार धुआं धुआं हो गई। 6 लोग भी घायल हुए। हमारे पास जानकारी है, पहले तस्वीर देखिए फिर बात करेंगे और इस तस्वीर में सब कुछ कहानी बयान होगी। मैं इस साइड आ जाता हूं एक बार ताकि दर्शक तस्वीर को अच्छे से देख पाएं। यह कार खड़ी है, इस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप तस्वीर को देख रहे हैं, थोड़ा सा फोकस इस एरिया पर कीजिएगा, क्योंकि यही आकर डायरेक्ट एक मिसाइल गिरती है और जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और यह तस्वीर उस जगह की है जहां से रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे डैमेज जो हुआ है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है। और मैं रिफत का रुख करूंगा, लेकिन ये तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं इजराइल के ऊपर भी। जी, लेकिन फिर मैं एक बात बोलूंगा, ये विजुअल्स आपको सिर्फ 10% कहानी बताते हैं, 100% नहीं बताते। जी। बात यह है गौरव की आप जब भी देखेंगे लड़ाई होगी, मिसाइल गिरेंगी, मौतें होंगी, लोगों को नुकसान होगा, चोट पहुंचेगी, जाने जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है जी। और इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। फिर वही बात बोलूंगा जो मैंने कल बोली थी, आपको ईरान की कोई फोटो कोई वीडियो दिखाई नहीं देती, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। जो हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। इससे 100 गुना ज्यादा ईरान में हो रहा है। ईरान में कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो वहां से लाइव करे। मैं पहले रिफत सामने है, रिफत आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिना हेलमेट के हैं जी। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा मामला, मिसाइलें तो गिर रही हैं लेकिन पहले से मामला थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आपको लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हेलमेट जो है इस वक्त, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द था, क्योंकि इतने दिन जब से हम यहाँ पे लैंड कर पाए तो तब से तो सो नहीं पाए, 2 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। यकीन मानिए कि अब सर पे हेलमेट रखने से और दर्द हो जाता है, वो वजह है। ऐसा नहीं है कि अटैक्स कम हुए। एक बात से मैं आपका इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि जितना नुकसान यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा ईरान में, ईरान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे लगातार इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और वहाँ पे जानी नुकसान भी बहुत है और माली नुकसान भी बहुत है। और वहाँ पर क्योंकि जो फाइटर जेट्स जाते हैं वहाँ से बॉम्ब गिराते हैं, उससे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जहाँ जहाँ पे भी ये पेंट्रेट कर पाते हैं ये मिसाइल। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मिसाइल्स को जो है हवा में मार गिराता है, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो गिर जाते हैं। और जो क्लस्टर बॉम्ब है उसका अभी इसराइल के पास तोड़ नहीं है, क्योंकि जब क्लस्टर बॉम्ब आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 80 बॉम्ब उसमें से गिर जाते हैं। यानी एक वॉरहेड आता है और जब वो आसमान पे किसी टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है उसके बाद वो फट जाता है और हम आसमान में देख रहे हैं छोटे छोटे बम बिखर जाते हैं। मैं गौरव जी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो स्पॉट है। सबसे पहले देखिए इसराइल में अभी आपने देखा कि कितनी तबाही हुई थी, यहाँ में पिछले 15-20 मिनट से हो और एकदम से सब कुछ ठीक कर दिया गया, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। एक बड़ा क्रेटर था यहाँ पे, बहुत डीप गड्ढा हुआ था, लेकिन आप देखिए सब कुछ, सड़कें भी साफ कर दी गई है। जहां जहां पे भी माइनर डैमेज होता है वहां इस तरीके से कवर किया जाता है कि 5-6 घंटे के बाद लगता है कि यहाँ के कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखिए गाड़ियां, मशीन्स लाई जाती हैं, सब कुछ साफ किया जाता है और जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द मलबा था उसको फौरन गाड़ियों में उठाया गया। और ये थोड़ा सा अभी आपको दिखेगा गाड़ियों के ऊपर से ये जो मलबा है ये आपको दिखेगा, लेकिन बाकी सब चीजें जो है साफ कर दी गई हैं, क्योंकि इसराइल में मशीन्स काम करती हैं। इसराइल में एक सिस्टम बना हुआ है, जो ही सायरन तो फौरन लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे ह्यूमन लॉस ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे बंकर नहीं होते, बॉम्ब शेल्टर्स जिसे यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आपको मालूम हो कि बेत शेमिश का जो इलाका है 250 से ज्यादा घर वहाँ पे तबाह हुए। इसके अलावा भी काफी सारे एरिया, डिमोना में नुकसान हो गया, अर्द में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरी बस्ती तबाह होगी। लेकिन सारे लोग जो थे वो अक्सर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में थे। हालांकि इसके बावजूद भी बेत शेमिश और डिमोना में 250 लोग घायल हुए, जिसमें से काफी लोगों की अभी देखिए कंडीशन खराब है। और हम बात कर रहे हैं कि कैजुअलिटीज तो होती हैं, जिस तरीके से जंग इस समय जारी है। आप इस्राइल में हैं, अपना ध्यान रखिएगा जरूर। हेलमेट का हम जिक्र कर रहे थे, समझ सकते हैं कि कितनी वहां पर जाबाज पत्रकारिता करने की जरूरत होगी जब आप जंग के मैदान में होते हैं। शुक्रिया रिफत हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस समय अमेरिका ईरान युद्ध से ही जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है और कहा गया है कि ट्रंप शनिवार तक युद्ध विराम का ऐलान घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की जो मोहलत दी थी वो भी शनिवार को खत्म हो रही है और इससे पहले ट्रंप का बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने इसे मान नहीं रहा। अब सवाल यही है कि ईरान कहता है कि नहीं, अमेरिका कहता है हां, तो सवाल फिर घूम फिर के वहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बात हो। With Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो बात हो रही है ट्रंप के मायाजाल की, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। इधर ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है इस समय। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि अब तक अमेरिका से सीधे तौर पर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिका अलग अलग मित्र देशों के जरिए संदेश भिजवा रहा है, जरूर भिजवा रहा है, जिसे ईरान बातचीत के लिए नहीं केवल कूटनीति मानता है। तो ये एक बड़ी खबर है इस समय। बातचीत की बात तो है, लेकिन रास्ता नहीं। Negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Messages being conveyed through our friendly countries and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. तो ट्रंप के मायाजाल का हम जिक्र कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, ईरान का अंदेशा आपको लगता है कि हाँ सही है इसी पॉइंट के ऊपर? देखिए, मैं एक बात मानता हूं गौरव, और ये वाज़े तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलिए मैं सीधी बात कर देता हूं। बात यह है कि ईरान का डर जायज है। जब जब अमेरिका ने बोला है कि बातचीत करें, वो बोलता है बातचीत करें, वो बोलता है आओ इतने बजे यहां पे मिलेंगे, आओ चल के बातचीत करें। मिलो तो बात तो करो, बात करोगे तभी तो रास्ता निकलेगा, और वहीं पे आके मिसाइल गिरती है। ये 2 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, और ईरानी ये नहीं चाहते कि तीसरी बार हो। इनको ये लग रहा है कि ट्रंप इनके सामने दाने डाल रहा है, जैसे आप पक्षी के सामने दाने डालते हैं, और जैसे ही पक्षी आएगा तो पकड़ने वाला उनके ऊपर जाल डाल देगा। यही गौरव, यही बात चल रही है यहाँ पे। इसीलिए डर रहा है ईरान, इसीलिए ईरान ये कह रहा है कि हम अमेरिका के जाल में अब नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि 2 बार पहले हमें धोखा अमेरिका दे चुका है। गौरव, ये घबराहट तो नहीं है ईरान की? बिल्कुल। आप देखिए ईरान की लीडरशिप, टारगेट किसको किया जा रहा है आप ये तो बताइए। अमेरिका किसके पीछे पड़ा हुआ है? पहले खमेनेई को मार दिया, खमेनेई के नीचे 50 लोगों को मार दिया। एक एक करके ईरानी हुकूमत के एक एक इंपॉर्टेंट आदमी को
खत्म कर दिया। आज की खबर देखिए, नेवी के कमांडर को निपटा दिया। बचा कौन वहां पे? आपने आज देखिए 26 दिन हो गए, 27वां दिन है। आपने मुश्तबा खमेनी की शक्ल देखी? आपने उसका कोई वीडियो देखा? आपने कोई खिताब देखा उसका कि मेरे ईरान के रहने वाले भाइयों और बहनों, मैं सामने खड़ा हूं और मैं तुम्हें लीड करूंगा? कुछ नहीं देखा आपको। सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि कहा गया है कि मुश्तबा खमेनी का स्टेटमेंट है, आप भरोसा कर लीजिए इसका। वो है कहां पे? इसलिए ईरान डरा हुआ है, पता नहीं कौन आके मार दे, कौन आके मार दे। लेकिन इस बीच एक और बहुत छोटा सा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। मेजर गौरव आर्या, जब बात होती है, बातचीत होती है, टेबल पर बैठते हैं, तो सामने तो किसी को आना पड़ेगा ना। ईरान किसको लाएगा? अपने टॉप लीडर्स को लाना नहीं चाहता, अमेरिका चाहता है वहीं आए, तो फिर अब कहानी कहां जाएगी? देखिए साफ सीधी बात है, अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए ईरान को कि इस पे मान जाओ। ईरान ने 15 के 15 खारिज कर दिए। ईरान ने अपने 5 और ठोक दिए उसके ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ईरान जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी खुद मुख्तारी हट गई, उसकी संप्रभुता हट गई, उसकी सॉवरेनिटी हट गई, तो ईरान को डोनाल्ड ट्रंप नस्ते नाबूद कर देगा, फ्लैटन कर देगा। जैसे फोटो आपने गाजा की देखी है ना, वैसे ही आपको तेहरान दिखाई देगा कुछ समय के बाद। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां से पकड़ रखा है पूरी दुनिया को। बाबल मंदेब की भी बात चल रही है, आपको पता होगा। बाबल मंदेब की भी बात चल रही है, अब आप देख लीजिए। ईरान इस हद पे आ गया है कि अगर तुम हमें बर्बाद करोगे, हम तुम्हें नस्तानाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन सवाल यही है जो आपने जिक्र किया कि कैसी तस्वीर वहां पर होगी ईरान की, जो अभी तक सामने नहीं आ रही। तो मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कुछ तथ्य हमारे साथ सामने आएंगे। ट्रंप के मायाजाल को लेकर बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास पश्चिमी एशिया के दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। IRGC अधिकारी मोहसिन रजाई का यह बयान है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमला जारी रखा तो ईरान उसे फारस की खाड़ी में पैरालाइज कर देगा। क्या ये भी है? इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ईरान अमेरिकी जहाजों को समंदर में डुबो देगा। ये कौन बोल रहा है? IRGC के अधिकारी बोल रहे हैं, जिनका एक कमांडर ढेर कर दिया गया है। जी है दावों में दम। देखिए, अगर ये अमेरिका के जहाज डुबा सकते जी तो अभी तक सारे डुबा चुके होते। इन्होंने अमेरिका का आज तक कौन सा जहाज डुबाया? मुझे उस जहाज का कोई नाम बताए कि साहब ये यूएस नेवी का जहाज था और हमने इस जहाज को डुबा दिया है। देखिए, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन काम बातों से नहीं होगा। क्या ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं कि अगर आया तो हम ये कर देंगे और इसकी नेवी के जहाज डुबा देंगे, आई डोंट थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी। इन्होंने बड़ी कोशिशें करी हैं साहब, बड़ी एंटीशिप मिसाइल मारी हैं, अभी तक ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। नहीं, ये डुबो देंगे, कर देंगे, बहुत सारी बातें तो हमें सुनाई दे रही हैं। पर मेजर गौरव आर्या, अब बात यह है कि क्या वो भी कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या कहिए कि माइंड गेम है जो ईरान खेलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ईरान खेलने की कोशिश कर रहा है माइंड गेम। ईरान जैसे कि अगर उनका कोई F-15 गिरता है या उसके पीछे कोई अगर फायर होता है तो ईरान कहता है जहाज हमने गिरा दिया, बाद में पता लगता है कि फ्रेंडली फायर से गिरा था वो। अगर F-35 हमने गिराया था साहब, रीपर हमने मारा था, ये उनका जो एयरक्राफ्ट है वो हमने गिराया था, बाद में पता लगता है कुछ और। कि ईरान, देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक सच्चाई है, हर एक देश करता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान की वो मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है। ईरान आज की तारीख में दुख क्या पहुंचा रहा है? क्या अमेरिका को वो खरोच लगा पाया? साफ सीधी बात मैं पूछता हूं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका को खरोच लगा पाया? क्या वो इजराइल में बम मार रहा है? हां, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा बम ईरान में लैंड हो रहे हैं, यह बात भी सच है। टोटल उनकी जो लड़ाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है कि हम दुनिया का तेल बंद कर सकते हैं, 20% एनर्जी जो है उसको हम बंद कर सकते हैं। दिस इज द टोटल एफर्ट दैट ईरान इज पुटिंग इन। तो ईरान की एक और बड़ी शख्सियत सामने आई जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं और आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि यह हो क्या रहा है। अली लारी जानी थे, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई। और इसके बाद मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बना दिया गया। जुल्कद्र पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में कमांडर रह चुके हैं। तो यह नई नियुक्ति, मेजर गौरव आर्या, क्या यह भी उनकी गेम को आगे बता रहा है? मैं यह समझना चाह रहा हूं कि जो इस समय दर्शक हमें देख पा रहे हैं, तो ये इस जंग को किस पड़ाव में देखें, और क्या प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D सब कुछ ईरान के पास भी है, इजराइल अमेरिका की तरह? नहीं, देखिए गौरव, साफ सीधी यह बात है कि ईरान की मजबूरी है। अगर कोई मरता है कमांडर तो उसकी जगह दूसरे को कमांडर लगाना पड़ेगा। वो मरता है, तीसरा लगेगा, वो मरता है, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से 50 मरते हैं तो 51वें को आपको नियुक्त करना पड़ेगा। आज ही देखिए, नेवी का चीफ मर गया उनका, तो किसी और को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाना पड़ेगा, वही चल रहा है।
इसमें ऐसा कोई नहीं कि उनके जंग का बहुत बड़ा कोई मंसूबा है, बहुत बड़ा प्लान है। जो जी। प्लान है वो है, एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर द इरानियंस। बट एक मैं बात कहना चाहता हूं कि ये जो एक के बदले में एक को लगाते हैं, इसमें कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। हर जगह होता है, हर जगह होता है। कोई रिटायर होता है, ये तो मर गया यहां पे लोग, जब कोई रिटायर होता है उसकी जगह दूसरा बैठ जाता है, यहां पे मर गया उसकी जगह दूसरा बैठ गया, दैट्स इट। चलिए इसके ऊपर बात हम करते रहेंगे, लेकिन ईरान ट्रंप के मायाजाल को बाखूबी समझ रहा है, हम इसको भी समझ रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख करते हैं, और बड़ी खबर जंग के मैदान के बीच में से है। और जंग के मैदान के बीच से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार का रुख अब खाड़ी देशों की तरफ कर दिया गया है। दावा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम और मिसाइल भेजने पर भी विचार कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है। मेजर गौरव आर्या, कितनी बड़ी खबर, आप इसको समझ रहे हैं? ये तो पूरा रुख कर रहा है अमेरिका, बिल्कुल आप कहिए कि इस जंग के ऊपर। नहीं, बात ये नहीं है कि अमेरिका रुख कर रहा है इस जंग के ऊपर। बात ये है गौरव कि ये प्लान पुतिन का है। पुतिन ने बोला था अमेरिका को कि आप यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम ईरान पे हल्का हाथ रखेंगे। भाई, ईरान की जो डेवास्टेटिंग मिसाइल अटैक है, जो ईरान एक्यूरेटली हमला कर पा रहा है, किसकी मदद से? रूस की मदद से। रूस कहता है अमेरिका से, आप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो, हम ईरान की मदद करना बंद कर देंगे। मरता क्या ना करता, शायद, ये मेरा गेस है, अमेरिका ने बोल दिया ओके। यानी कि जब सारी आपको बहाना मिल गया कि भाई हम तो वॉर में हैं, हम आपको अब हथियार नहीं दे सकते, तो वहां से सारे के सारे हथियार जो मेन वेपन्स हैं, खासतौर से एयर डिफेंस इक्विपमेंट या फिर इंटरसेप्टर्स या फिर मिसाइल्स, अब वहां से निकालें और मिडिल ईस्ट में लेकर आए और रूस को चुपचाप एक मैसेज दें कि बॉस एवरीथिंग इज ओके, कैरी ऑन, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। कमांड सेंटर में एक और बड़ी खबर का वक्त हो चला है। ईरान और अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। जी, अमेरिकी फाइटर जेट F-18 गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है, और इस बीच अब दावों वाली आप कहिए कि अब गेम खेली जा रही है दोनों तरफ से, और खासतौर पर ईरान की तरफ से। F-18 अमेरिका का पहला फाइटर जेट नहीं है जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया हो। इससे पहले ईरान ने बीते दिने बकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि आसमान में मंडराते F-35 फाइटर को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने ना पहले माना था और अब ना अमेरिका मान रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की, और क्या वाकई ही टारगेट किया गया। और आपको यह भी बता दें कि ये ईरानियन जो मिलिट्री है उसकी तरफ से बकायदा एक वीडियो जारी किया गया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, अपने एक्स हैंडल के ऊपर, और उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहाज उड़ रहा है और उसको टारगेट किया गया। ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से, और इस बीच अमेरिका कह रहा है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या वाकई इस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा था जो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है? मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं लगातार, और कमांड सेंटर में हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई इस जंग को दौर में लेकर जा रहा है पूरा मिडिल ईस्ट, जहां से वापस आना मुश्किल है। सीज फायर अब लग रहा है कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। मेजर गौरव आर्या, ये तस्वीर क्या बयान करती है? मान लिया जाए या फिर क्वेश्चन मार्क? देखिए, इसमें दो बातें हैं। क्या F-18 को, हॉर्नेट को गिराना कोई असंभव बात है? नहीं, फोर्थ जनरेशन जेट है। अगर आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, अगर आपके पास एयर डिफेंस ठीक है, आप गिरा सकते हैं। लेकिन इसका मलबा कहां पे है? अगर ईरान के ऊपर मंडरा रहा है, ईरान के ऊपर उड़ रहा है, तो इस जहाज का मलबा कहां है? फाइनली द प्रूफ इज इन द पुडिंग। भाई आप बताइए कि हमने ये मार गिराया है, ये जहाज पड़ा है अमेरिकन, वो जहाज है कहां? ये ईरान दिखा नहीं पा रहा है, ये दिखा नहीं पा रहा है ईरान। अगर फाइटर जेट, अगर फाइटर पायलट इससे इजेक्ट हुआ है, अगर वो निकला है इससे, तो फाइटर पायलट कहां पे है? अगर ये जेट गिर गया तो गिरा कहां पे है? ये कह रहे हैं कि इसको मार दिया, ठीक है लग गई, लेकिन इसका मतलब ये सेफली अपनी जगह वापस पहुंच गया है। इसका आगे भी तो बताएंगे ना, मार दिया तो ठीक है। मैं तस्वीर को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने सर्कल किया है और आपको जहाज नजर आ रहा है, और यही दावा है कि इसको हिट किया गया है। हिट होना और गिरा देना दोनों में अंतर है। यहां पर आपको नजर आ रही है कि कैसे तस्वीर में नजर आया फाइटर जेट, और उसको थोड़ा सा हिट किया जाता है, और तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है। लेकिन ईरान तो दावा कर रहा है कि हमने गिरा दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हिट हुआ है, हिट होना और गिरा देना दोनों में अंतर है। जी, हिट हुआ है और जहाज उसके बाद निकल गया है आगे। क्या ये जहाज डैमेज हुआ है? पक्का डैमेज हुआ होगा, पक्का डैमेज हुआ होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि गिरा नहीं हो सकता, कि गिरा ना हो। नहीं, गिरा अगर है तो ईरान के कब्जे वाले इलाके में नहीं गिरा, या तो बाहर गिरा है, वरना ईरान अभी तक मलबा दिखा देता।
क्योंकि मलबा दिखाना जीत का आखिरी सबूत है कि साहब ये जहाज था, ये मारा, ये सामने पड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो मैं एक चीज तो मानूं कि हां, ये इस पॉइंट तक तो ईरान के दावे में दम नजर आ रहा है कि हिट किया। करेक्ट, ये दावे में दम नजर आ रहा है कि उसने हिट करा है, और हिट करना असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन फाइटर है, पता नहीं लग रहा रडार में कहां, ऐसा नहीं है। 4th जनरेशन फाइटर है, पहले भी हिट हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी दिया होगा इन लोगों ने। मैं एक और चीज इसी जहाज के बारे में जानना चाहता हूं। आपने जिक्र किया कि हां जंग चल रही है, तो फिर टारगेट तो किया जा सकता है और होंगे भी। इतना बड़ा क्यों हो जाता है कि अगर एक भी आपने चीज अमेरिका की हिट कर दी तो ईरान को लगता है कि इसे दिखाया जाए, इसके ऊपर बात की जाए, ये सबसे बड़ी बात हो गई है, और उसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि एक बात आप समझिए, हम लोग इस इंफॉर्मेशन में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं गौरव जी, लेकिन एक बात हमें अपने जितने भी व्यूअर्स हैं साफ तौर पे बतानी पड़ेगी। मिलिट्री सक्सेस ईरान को नहीं मिला इस जंग में जी। आप बताइए कौन से बड़े इजरायली लीडर को मार गिराया, एक का नाम बताइए कि साहब इस इजरायली लीडर को ईरान ने मार गिराया, या इस अमेरिकी लीडर को मार गिराया, या इस बहुत बड़े जहाज को मार गिराया जो इसके नेवी का जहाज है, या इतने बड़े कोई मिलिट्री ठिकाने को अमेरिकन, उसको हमने उड़ा दिया। कुछ नहीं कर पाया जी। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जब आपको एक सफलता मिलती है तो आप उसको एम्पलीफाई करते हैं। देखिए बड़ी बात है, एक फाइटर जेट को मार गिराना छोटी बात नहीं है, और अगर ईरान ने करा है तो देन इट्स इन द सेंस कि इट्स अ मिलिट्री सक्सेस फॉर ईरान, नो डाउट। लेकिन ईरान के पास और कुछ है नहीं दिखाने के लिए भाई, इट हैज नथिंग टू शो। चलिए इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और सवाल यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के दो जो जिक्र किया जा रहा है, 2 जगहों पर हिट किया है, और सवाल यह भी है कि जिनको हिट कर दिया गया तो क्या वाकई इतनी बड़ी बात कर दी गई। मेरा एक और सवाल भी है, आपके जहन में भी शायद होगा, कि अमेरिका की तरफ से कितने जहाजों को उतार दिया गया है, कितने अंदर घुस गए थे ईरान में, कितने वापस आ गए। अगर इतने ज्यादा संख्या में अंदर गए थे, आपने एक को हिट कर लिया, तो क्या ये पूरे दिन की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाए। और F-18 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप जिक्र किया मेजर गौरव आर्या ने, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इम्पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 2 नेताओं को हिट लिस्ट से हटा दिया है। बड़ी खबर इस समय की, ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची को यूएस ने हिट लिस्ट से हटा दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिब को भी यूएस ने अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। इजराइल ने भी दोनों नेताओं को नाम जो है हटा दिया है। मेजर गौरव आर्या, ये चल क्या रहा है? हिट लिस्ट बनती है, बिगड़ती है, हटती है, नए नाम पुराने नाम हटा दिए जाते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए साफ सीधी बात है, अमेरिका चाहता है कि जब बातचीत हो तो जब तख्ता पलट होगा ईरान में तो किसको उस तख्त के ऊपर बैठाया जाएगा। मुश्तबा खमैनी इज आउट, मसूद पेज़ेश्कियां इज आउट। आउट मतलब पोस्ट वॉर ईरान में कौन बनेगा ईरान का सर्वे सर्वा, उसका डिसीजन हो रहा है। ये सारा का सारा सीजफायर हो जाएगा 5 दिन के बाद। हॉर्मुज़ की खाड़ी को खुला, आप स्ट्रेट को खुला छोड़ दीजिए, ये सब ठीक है, ये अपने लेवल पे बात चल रही है। लेकिन असली बात ये है कि इन दोनों को इसलिए जीवन दान दिया गया है कि आप आके नेगोशिएट करो, आप आके बातचीत करो, हॉर्मुज़ के स्ट्रेट को आप खोलो, बाकी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। और कुछ दिनों, इनको ऐसा नहीं कि इनको परमानेंटली बोल दिया है कि नहीं आपके ऊपर से जो मौत की तलवार लटक रही थी वो हट गई, नहीं, इट्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। वो कह रहा है 4-5 दिन ऐसे ही कुछ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 4-5 दिन के अंदर इनका गेम खत्म है। अगर इन लोगों ने नहीं बात मानी फिर से इनके ऊपर टारगेट बन जाए। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। F-18 अमेरिका का पहला फाइटर जेट नहीं है जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया हो। ये अहम खबर इससे भी है क्योंकि आप समझिए कि स्थिति किस तरीके से बदल रही है। इससे पहले ईरान ने बीते दिनों में बकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि आसमान में मंडराते F-35 फाइटर को ढेर कर दिया है। हालांकि मेजर गौरव आर्या जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, अगर जंग लगी हुई है तो दूसरी तरफ से भी चलेंगी तोप या फिर मिसाइल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अमेरिका ने ना पहले माना था और अब ना माना है, तो अब सवाल यही उठा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। लेकिन एक चीज साफ है कि जंग भयानक होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो इसके ऊपर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात इकोनॉमिक वॉर की होगी। ईरान जंग अब तेल की जंग में बदल चुकी है क्योंकि ईरान खाड़ी देशों के तेल के ठिकानों को फूंक रहा है और बदला ले रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है क्योंकि वो अमेरिका में निवेश करने वाले खाड़ी देशों की आर्थिक कमर तोड़ रहा है, और इसलिए ये वॉर इकोनॉमिक वॉर में भी बदल गई। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी देशों को दहला रहा है। यूएई हो या फिर सऊदी अरब, कतर हो या कुवैत, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां ईरान की मिसाइलें नहीं गिरी। ऊपर से देखा जाए तो ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है।
लेकिन जिस तरह से ईरान ने खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसे देखकर तो ऐसा लगा कि असली कहानी कुछ और है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने खाड़ी देशों को जंग में इसलिए खींचा क्योंकि वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में आए नए विदेशी निवेश का 62% हिस्सा अरब देशों की तरफ से आया, जिसमें 27% अकेले यूएई का है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और बहरीन से भी अमेरिका को अच्छा खासा निवेश मिला। यानी ट्रंप के कार्यकाल में खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी जरूरत बन गए, जिसे ईरान ने पकड़ लिया। वो समझ गया कि खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वो कमजोर कड़ी जिसके टूटते ही अमेरिका मुंह के बल गिर सकता है। कहा जा रहा है कि इसलिए ईरान ने खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखी और अमेरिका पर निशाना साधा, खासकर यूएई, जहां ईरान ने 1714 ड्रोन, 334 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 क्रूज मिसाइलें दागी। एक खूबसूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी, या यूं कहें कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिका के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी और खाड़ी देश इस जंग में बलि का बकरा बन गए। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात तो यह है कि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क पहुंच जाए। एक भी मिसाइल नहीं है। लेकिन अगर वो कतर और यूएई पे हमला करता है तो $2.5 खरब, 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की चोट अमेरिका को पहुंचा सकता है। और यही है ईरान का बड़ा प्लान कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दो अर्थव्यवस्था की, तो जो निवेश होने वाला है अमेरिका के अंदर, वो निवेश खत्म हो जाए और अमेरिका की चीखें निकल जाएं। और यही ईरान का प्लान है। तो चलिए कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ईरान खाड़ी देशों के कंधे का इस्तेमाल करके अमेरिका को धराशायी कर रहा है या करना चाहता है। और इसका तार सीधा सीधा अमेरिका में होने वाले निवेश से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन एक मैप के जरिए भी तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी अगर स्क्रीन के ऊपर आ पाए तस्वीर तो पीछे आ चुकी है। मेजर गौरव आर्य, आपको इस साइड जरूर आना होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं जिक्र करूंगा कि कहां कहां अटैक किया गया, कहां कहां ईरान ने टारगेट किया। यूएई दिखता है और उसके बाद कतर पर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, बिल्कुल। और उसके बाद कुवैत आ गया। ये देखिए वो सारे देश आ रहे हैं जिनको टारगेट किया गया। जी मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये बहरीन को जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या ये पूरी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था या है? जी बिल्कुल। ये सारे के सारे इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर हैं ईरान के। ईरान क्या बेचता है? तेल और गैस। कतर क्या बेचता है? तेल और गैस। बहरीन क्या बेचता है? तेल और गैस। यूएई क्या बेचता है? तेल और गैस। सऊदी अरब क्या बेचता है? तेल और गैस। आज की तारीख में तेल और गैस का कंट्रोल किसके पास है? ईरान के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर दो ब्लॉक, इन सब का धंधा कर दो खत्म, अमेरिका का निवेश कर दो बंद। अब बताइए। मैं थोड़ा सा इसको रोक रहा हूं और यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए तस्वीर, अगर ले पाए कि ईरान आ गया मैप में। और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। देखिए ईरान के बिल्कुल इधर सऊदी अरब जहां पर टारगेट किया गया और यूएई को टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ अगला जो टारगेट था, अलग अलग टारगेट का मैं जिक्र कर रहा हूं। कतर जिसको टारगेट किया गया, स्क्रीन के ऊपर आएगा। और इसके बाद कुवैत को टारगेट किया गया। मैं इसलिए भी इन सबका जिक्र कर रहा हूं कि देखिए खाड़ी के देशों में हो क्या रहा है। खाड़ी के देशों में हो रहा है कि जो मुकाबला है तो सीधे तौर पर दो ही देशों के नजर आता है, लेकिन सब बीच में कूद पड़े हैं। हम इकोनॉमिक वॉर का जिक्र कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, थोड़ा सा बताइए और समझाइए कि अगर ईरान ने इनको टारगेट कर दिया, बहरीन को, यूएई को, अरब को, और ऊपर इजराइल से पंगा तो है ही, तो इसका असर क्या पैसे के ऊपर, तेल के ऊपर पहुंच गया या पहुंच रहा है या पहुंचेगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, $105 पर बैरल पहुंच गया है और यही इसका लब्बो-लुबाब है। $105 पर बैरल आपने तेल पहुंचा दिया। जब ट्रंप का ट्वीट आया था तब वो 95 पे था, वो वापस 100 क्रॉस कर चुका है। और यही गेम ईरान खेल रहा है, तेल का खेल। देखिए ईरान ने बम मारा बहरीन पे, यहां पे तेल के सारे जो ठिकाने थे और गैस के ठिकाने थे ठप। सऊदी अरब पे मारा, अरामको पे, रियाद पे, आपको पता है ठप। यहां पे अगर आप कतर दिखा सकते हैं तो मैं आपको कतर का बताता हूं, जरा आप अगर जूम इन करें तो कतर के ऊपर जो हमला हुआ, बहरीन, कतर, यूएई, ये क्या है ये सब? देखिए कतर आ गया होगा। जी बिल्कुल साहब, जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से साउथ पार्स पे हमला किया। उसके पास रास लफान कहां है? कतर में। एक एक करके, चुन चुन करके ऐसे देशों पर मिसाइल, ड्रोन और बम मारे हैं ईरान ने कि जो तेल का, ये देखिए पूरा तेल का जो कारोबार कर रहे थे उनका कारोबार लगभग उसने ठप कर दिया। मैं एक चीज जाननी चाह रहा हूं, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज, आपने कहा 105 पहुंच गया, $105 पहुंच गया।
रुकेगा या कहां तक जाएगा, ये predict कर सकते हैं? देखिए, प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ईरान चाहता है $200 पर बैरल क्रॉस कर जाए, ये ईरान का एम है। कहां तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। देखिए, लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप जब ट्वीट करता है तो तेल के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं। ट्रंप को भी ये बात पता है। मैं ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डालूंगा, खट से 100 पार। ट्रूथ सोशल पे फिर एक पोस्ट डालूंगा, खट से 100 से कम। उसके बीच का गेम कौन खेल रहा है? इकोनॉमिक वॉर तो है, कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है गौरव, कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। लेकिन इस बीच मैं आगे बढ़ता हूं और ऐसा लग रहा है कि ईरान का टारगेट अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। आंकड़े तो इसे और इशारा कर रहे हैं और चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि ईरान ने खाड़ी देशों को जंग में इसलिए घसीटा क्योंकि वो अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। देखिए और समझिए, कुछ तस्वीरों और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इकोनॉमिक वॉर है, इन्वेस्ट किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में हो रही है उसका असर किस तरीके से है। ऊपर से देश है, मैं उनका जिक्र कर दूंगा एक बार। मेजर गौरव वारे से बात करेंगे। यूएई, कतर, जापान, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण कोरिया, बहरीन और आयरलैंड। लेकिन जो खाड़ी के देश हैं जिनमें पूरा इस समय जंग है, जंग का मैदान है या जंग का माहौल है, यूएई, कतर और उसके बाद सऊदी, ये 3 देश तो हैं। नीचे बहरीन भी आ गया। मेजर गौरव वारे, देखिए, अगर आप टोटल लगाएं तो आपको यह पता लगेगा कि $3 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश जी। $3 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? लगभग $4 ट्रिलियन जी। यानी कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडिया जीडीपी। यह वैल्यू है जो ये लोग निवेश करने की बात कर रहे हैं अमेरिका में, जिस पर थ्रेट आ गया। यूएई देखिए $1.4 ट्रिलियन, कतर देखिए $1.2 ट्रिलियन, सऊदी अरब $600 अरब, उसके नीचे आ जाइए बहरीन $17 अरब। गणित आप सबको आती है, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूं। इस अटैक के बाद या इस सिचुएशन के बाद ये जो आप $3 ट्रिलियन का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कम हो जाएगा? हो सकता है। कितना कम? ये कम हो गया है। हो गया है। नहीं, जब आप कमाएंगे नहीं जी, तो आप लगाएंगे क्या? आपकी कमाई बंद कर दी जी। आप ये बताइए, यूएई है, यूएई का जितना भी आपने दुबई पे मिसाइल मारी, आपने दुबई के लग्जरी होटल्स में आपने उनका टूरिज्म ठप कर दिया, आपने उनकी एयरलाइन ठप कर दी, आपने उनकी होटल इंडस्ट्री ठप कर दी, आपने उनका तेल का व्यापार ठप कर दिया, आपने कतर के रास लफान पे मिसाइल मारी, बम मारे, आपने उनका सबसे बड़ा जो गैस का भंडार था उसको खत्म कर दिया। जी। मेजर गौरव वारे, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। और बड़ी खबर जंग के मैदान से इस समय यह है कि ईरान पर अब अंतिम प्रहार की तैयारी है। जी हां, ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है अमेरिका। मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि बातचीत फेल होने पर ग्राउंड फोर्स उतारने का प्लान और बड़े पैमाने पर बमबारी की तैयारी की जा रही है। ईरान के तेल ठिकानों को स्ट्रेटेजिकली आइलैंड और उन पर भी कब्जे का भी प्लान किया जा रहा है। तो क्या यह समझा जाए, जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि 30 दिन की बात प्लानिंग का हिस्सा है? बिल्कुल। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार कहना है कि मैं शांति चाहता हूं, मुझसे बात करो, ये कोई बात नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप। इसको बात करने का कोई शौक नहीं है। यहां पे उल्टा ईरान के लीडर्स को गौरव जलील कर रहा है आदमी। ईरान के लीडर्स को बोल रहा है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं, ये मुझसे बोल रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट आप आइए हमसे डील करिए जी। लेकिन ये डर रहे हैं सबके सामने कबूल करने में। ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेजर गौरव वारिया, हम बात करेंगे इसमें, इस सेगमेंट में बिचौलियों की जी। एक तुर्की भी है जी, एक पाकिस्तान। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के हमलों से निपटने के लिए जीसीसी की बैठक हो रही है। जी हां, बैठक, और सऊदी अरब के रियाद में यह बैठक होगी। इस समय की अहम और बड़ी खबर है, आपको यह भी बता दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे सभी सीएम से बात। इस समय अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे सीएम से बात। प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस समय हमारे साथ बड़ी खबर है और पश्चिम एशिया के हालात के ऊपर बात प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। पूरे देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ। और इस समय हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस मीटिंग, इस बैठक को लेकर? देखिए, कल पश्चिम एशिया को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसमें वो राज्य शामिल नहीं होंगे जहां पर चुनाव चल रहा है, यानी कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इनको बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। और
प्रधानमंत्री की तरफ से जो देश के हालात हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर उनके बारे में उनको बताया जाएगा और प्रदेशों का क्या रिव्यू है वो भी उनसे पूछा जाएगा, यानी कि स्थितियां क्या हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री सारी स्थितियों से अवगत सभी मुख्यमंत्रियों को कराएंगे और ये भी आश्वासन देंगे कि देश में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई किसी भी तरह का पैनिक किसी राज्य में ना हो। इसके लिए राज्य सरकारों को तुरंत कदम उठाने चाहिए और आगे क्या कदम उठाने वाली है सरकार, भारत सरकार क्या क्या करने वाली है उसके बारे में भी मुख्यमंत्रियों को कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी, पश्चिम एशिया के हालात के ऊपर बातचीत करेंगे। और काबिल गौर ये भी है, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इस समय देश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल को लेकर कई तरह की अफवाहों का जिक्र हो रहा है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, कमांड सेंटर में एक बड़ी खबर आ रही है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। ईरान के हमलों से निपटने के लिए जीसीसी की बैठक, सऊदी अरब के रियाद में होगी बैठक। और जीसीसी की बैठक कितनी अहम है, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं। जीसीसी की बैठक को लेकर इस समय जो जानकारी है कि जो भी हालात है इस समय ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखकर यह बैठक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक और बात बता दूं गौरव, सीधी बात यह है कि ये सारे मुल्क, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी के ऊपर हमला हो रहा है और हमला कर रहा है ईरान। जी, अब ये समझ में लोगों को आ गया है और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा होगी, चाहे वो मीडिया के सामने आए ना आए, कि साहब हम सबके पास तो अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, कुवैत में भी है, ओमान में भी है, कतर में भी है, सऊदी में भी है, हर जगह अमेरिका के बेस है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर मिसाइल गिर रही है। यानी कि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए खुद कुछ ना कुछ तो इंतजाम करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अमेरिका और इजराइल को हम ऐसी फैसिलिटी दें कि जल्द से जल्द ईरान को, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो ईरान वाली बात है, ईरान पे हमला नहीं रुकना चाहिए, किसने बोला था? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा है दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बोला था कि ईरान के ऊपर हमला नहीं रुकना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ईरान के ऊपर हमला नहीं रुकना चाहिए, अब आपने लड़ाई शुरू कर दी है, अब इसको अंजाम तक ले जाइए। बीच में यह सोचना कि नहीं चुपचाप पीछे, अगर आप पीछे आ गए तो एक और खतरनाक ईरान पैदा होगा जो आज के ईरान से 100 गुना ज्यादा जहरीला और 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। लिहाजा आपको लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। यह बात हो रही है वहां पे, ये बात हो रही है। और इस बीच बैठक के बीच क्या कुछ होता है उसके ऊपर भी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमांड सेंटर में बात होगी जंग के कितने बिचौलियों के ऊपर। पाकिस्तान के बाद जंग में शांति का पैगाम लेकर तुर्की आया है, लेकिन सवाल है कि तुर्की और पाकिस्तान का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कमांड सेंटर में इस खबर का फैक्ट चेक करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट। जंग में अपनी जान बचाने आया बिचौलिया। आतंक के रखवाले कैसे बन गए शांति के पहरेदार। यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच दो शांति दूत अचानक सामने आ गए। क्या ये सच में सुलह चाहते हैं या जंग के बीच चापलूसी में लगे हैं? पाकिस्तान के बाद तुर्की ने शांति दूत का दांव खेल दिया है। क्या उसे डर है कि उसके दरवाजे पर लगी आग में वो भी भस्म हो जाएगा? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को डर है कि अगर ईरान वॉर बढ़ा तो रिफ्यूजी का सैलाब उसके घर में घुस जाएगा। तुर्की 500 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता है और इस जंग में कुर्द फैक्टर मजबूत हुआ तो तुर्की का खलीफा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुर्की में हर 5 में से 1 आदमी कुर्द है। तो क्या वो पीस टॉक से ज्यादा अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है? मध्यस्थ पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ आतंक का पनाहगार, दूसरी तरफ अमेरिका की चाटुकारिता। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल मीडिएटर बनने के लायक भी है? पाकिस्तान फिलहाल अपने ही बनाए आतंकीस्तान और अफगानिस्तान से परेशान है, तो दूसरी तरफ तुर्की को साइप्रस खोने का डर सता रहा है। ग्रीस और सीरिया भी उसकी बड़ी टेंशन है।
लेकिन भारत को केवल जंग नहीं, युद्ध के पीछे के खिलाड़ियों पर नजर रखनी होगी। शांति अच्छी बात है, लेकिन मीडिएटर कौन है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दो बिचौलिए इस समय नजर आ रहे हैं और इन बिचौलियों के ऊपर बात करेंगे। मेजर गौरव आर्या, तुर्की या पाकिस्तान, दोनों ने कहते हैं टेबल लगा कर रखी है, कपड़ा कुपड़ा मार कर रखा है, आइए बैठिए, चाय पीजिए, बातचीत कीजिए, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। इसमें दो बातें गौरव, दो सीधी बातें जी। इन दोनों के कारण क्या है भाई? तुर्की क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ने एक गुट से, देखिए दो गुट हैं जिनके बीच में बातचीत हो रखी है। एक गुट में कई सारे देश हैं, वो जीसीसी के देश जिनकी रियाद में मीटिंग होने वाली है, जिसके ऊपर ईरान ने हमला करा है, मिसाइल मारी है, और दूसरा उनका लीडर अमेरिका। इनमें से सबसे पाकिस्तान ने पैसे ले रखे हैं दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया या खैरात नहीं दी। कतर ने, बहरीन ने, ओमान ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, अमेरिका ने, आप गिनवा लीजिए कौन ऐसा मुल्क है जिसने अरबों डॉलर पाकिस्तान को नहीं दिए। अमेरिका ने तो कह के वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से इनको लोन दिलवाए। एक तरफ वो, दूसरी तरफ ईरान, जिसने आज तक पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं दी। तो सोचने वाली बात यह है गौरव कि पाकिस्तान किसकी साइड में रहेगा? वो देश जो सिर्फ यह कहता है कि हम इस्लामिक भाई भाई हैं, या वो देश वो कहता है कि इस्लामिक भाई तो हैं लेकिन ऊपर से डॉलर का बोरा भी ले लो या सूटकेस भी ले लो। पहली चीज। दूसरी चीज, अब तुर्की की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई गौरव। तुर्की बीच में क्यों पड़ा है दोस्तों? ये जो जंग चल रही है, ध्यान रखिएगा, पूरे आलम इस्लाम में पिछले 100 साल में इतना कमाल नहीं हुआ। पिछले 100 साल में इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ी जंग नहीं हुई जिसने पूरे इलाके को लपेट दिया। ईरान इराक की लड़ाई हुई, नो डाउट हुई, और कई बार इजराइल और उसके नेबरिंग कंट्रीज की भी लड़ाई हुई, लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में है। यह कभी नहीं हुआ, यह पहली बार हो रहा है पिछले 100 साल में इतने बड़े लेवल पर। और यहां पे अगर तुर्की चुप रहा तो आलम इस्लाम की लीडरशिप कैसी? वो तो मालपुआ ले जाएगा ईरान, क्योंकि ईरान कहेगा देखो मैं अकेला खड़ा रहा। वहां से अमेरिका ने मिसाइल मारी, मैं नहीं झुका। वहां से इजराइल ने बम मारे, मैं नहीं झुका। मैंने पूरे इस्लामिक दुनिया का सर फक्र से ऊंचा रखा है, लिहाजा मुझे लीडर बनना चाहिए। सऊदी अरब बिक चुका है, यही कहेगा ईरान। सऊदी अरब ने तो अपने एयरबेस दे दिए। सऊदी अरब ने तो यहूदियों को बोला कि जाओ एक मुसलमान कंट्री पे बम गिराओ, लो मेरे एयरबेस। फाद एयरबेस दे दिया, आलूदैद दे दिया कतर ने। ये कैसे बन सकते हैं इस्लामी दुनिया के लीडर? इस्लामिक दुनिया का लीडर तो बनेगा ईरान। तो इसलिए इसके पहले ईरान गौरव मालपुआ ले जाए और मालपुआ खा जाए। यहां पे तुर्की बीच में आ गया है अपना झंडा गाड़ने के लिए कि मैं अमन और शांति का मसीहा हूं, मैं करवाऊंगा अमन और शांति। चलिए इसके ऊपर और बात करेंगे अभी हम। तुर्की और पाकिस्तान बिचौलिए बनने की राह देख रहे हैं, बिल्कुल आप कहिए कि तैयार हैं, लेकिन इस बीच आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं रिफत अब्दुल्ला, और इस समय वो ग्राउंड जीरो से हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं। मेजर गौरव आर्या, रिफत की जो सिचुएशन जहां पर इस समय है, उस सिचुएशन को भी हमने आगे भी दिखाया है, लेकिन मेरा सवाल इस बीच ये भी है रिफत आपसे, मेजर गौरव आर्या भी आपसे बात करेंगे। मेरा सवाल यह है कि ये जो पीस टॉक का जिक्र हो रहा है, कि क्या इजराइल, अमेरिका, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि किसी कंट्री में जाकर ये तुर्की या पाकिस्तान में बैठकर कोई बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं? देखिए, ईरान ने शर्तें रखी है। ईरान का यही कहना है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आएंगे तो हो सकता है बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। पाकिस्तान में भी ऐसी खबरें हैं कि शायद वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और उसमें तुर्की भी होगी, कतर भी होगा, तो हो सकता है कि ये बातचीत शुरू हो। लेकिन ईरान ने जो कंडीशंस रखी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका वो मान लेगा, और अमेरिका ने जो कंडीशंस रखी है, ऐसा नहीं लगता है कि ईरान मान लेगा, क्योंकि अमेरिका का साफ ये कहना है कि एक तो मिसाइल प्रोग्राम नहीं चलेंगे और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करना पड़ेगा। जबकि ईरान ये कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हो सकता है बात हो, लेकिन मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो बंद करने वाले नहीं है, और दूसरा कि जितना भी नुकसान है वो भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी शर्त इसमें है ईरान की तरफ से कि जो भी यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, खासतौर से कतर में, कुवैत में, यूएई में, सऊदी में, तो उनको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका बंद करेगा। और अमेरिका ने ट्रूप्स भेजे हैं खार्ग जो आइलैंड है उसकी तरफ, तो अमेरिका क्या मकसद है ये क्या पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ईरान की तरफ से जो दागे जाते हैं मिसाइल,
कितनी तबाही हुई है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या भी देख रहे हैं तो शायद उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तबाही इस वक्त इसराइल में भी हो रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं नॉर्थ इसराइल में हूँ और आप देखिए कि ये मिसाइल अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, और यहाँ पे देखिए कि कितना पावरफुल रहता है ये मिसाइल अटैक, सब कुछ तबाह हो जाता है। मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और आज इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। तब लगभग पिछले 5 घंटे में 10 से 12 मिसाइल अटैक किए गए, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, हाइफा साइड से भी, और टेल अवीव में भी, और टेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में भी। और ये देखिए क्या भयंकर तबाही हो जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ पे घर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जब मिसाइल डायरेक्ट हिट करता है तो यहाँ दूर दूर तक तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैं दोनों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वक्त इस तरीके के हालात जो है बहुत जगहों पे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये हाल हुआ है। और बेत शेमिश में जहाँ पे पहले अटैक हुआ था 28 और 1 के दरमियान, तो वहां पर तकरीबन 250 घर तबाह हो गए। इसके अलावा जमोना में बहुत बड़ी तबाही हुई, 1 किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो गया। और उसके अलावा जो अर्द है, अर्द में तकरीबन वही 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ है। और जो फ्लैट वहां पे तबाह हुए हैं, सैकड़ों लोग वहां पे बेघर हुए हैं। तो यह हाल एक साइड का नहीं है, दोनों साइड का है। लेकिन ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है और लेबनान में भी काफी नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक बातचीत की बात की जा रही है तो ऐसा नहीं लगता है कि यह बातचीत अभी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि दोनों मुल्कों की तरफ से ऐसी कंडीशंस हैं जिसपे शायद कोई बात नहीं हो सकती। और इसराइल भी नहीं चाहता है कि बातचीत हो। इसराइल चाहता है कि जितना भी वो यूएस के फोर्सेस का इस वक्त सपोर्ट ले सकता है उतना लेना चाहता है, क्योंकि यूएस फोर्सेस इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, तकरीबन 50,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स हैं। और वो चाहता है कि बिल्कुल रिफत, इस वक्त वो एडवांटेज समझते हैं। जी रिफत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला कि आप इस वक्त नॉर्थ इजराइल में हैं, बिल्कुल अगर ऊपर देखें तो वहां पे लेबनान है। ये जो तबाही आपके इर्द गिर्द है, क्या इसमें हिजबुल्लाह का भी हाथ है? आपने ईरान की मिसाइल का जिक्र तो किया है, और ईरान की मिसाइल बेशक वहां पे पड़ी होगी, लेकिन क्या हिजबुल्लाह भी उस इलाके में लगातार दर लगातार फायरिंग कर रहा है मिसाइल से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्थ इसराइल पे ज्यादा जो अटैक्स हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि ये लेबनान के नजदीक है। और मैं उस लाइन पे भी गया जहां पे 1949 में जो है, मार्च 1949 को एक एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान। एक साइड से आर्मी निकल चुकी थी, दूसरे साइड से आ चुकी थी, यानी 14 गाँव ऐसे थे लेबनान के जहां पर इसराइली फोर्सेस का कब्जा था और उन्होंने वो छोड़ा था। और जहां पे लेबनान आर्मी थी वो निकल चुकी थी, ईरान ये जो लेबनान में गई थी। लेकिन अब उस पूरे लेबनान में फिर से जो है इसराइली आर्मी है, लेकिन जो टैंक्स वगैरह हैं उन पे हमला किया जा रहा है। एक तो अंदर भी, और जो दूर से रॉकेट फेंके जाते हैं, यानी लेबनान से वो नॉर्थ इसराइल को हिट कर रहे हैं। और कल भी काफी सारा नुकसान हुआ, और 1 घंटे में 38 रॉकेट्स कल जो है हिजबुल्लाह ने दागे नॉर्थ इसराइल पर। तो दोनों साइड से, चाहे वो नॉर्थ इसराइल हो, साउथ इसराइल हो, हाइफा हो, टेल अवीव हो, जेरूसलम हो, इन सारे एरियाज में इस वक्त लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। जानी नुकसान भी काफी जगहों पे हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि कल रात के दौरान जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया उसमें एक इसराइली सोल्जर मारा गया और 4 घायल हुए, जिसमें एक अफसर भी शामिल है। क्योंकि जो टैंक्स, अब मार्किवा टैंक्स जो है वो लेबनान के अंदर हैं, उन पे हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। चलिए, शुक्रिया रिफत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से इस समय हमारे तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात तुर्की की करेंगे। तुर्की ने खुद को पीस ब्रोकर बना लिया, क्योंकि यूएस और ईरान डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे। क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे एक मौके की तरह देखा और पाकिस्तान को देखते ही खुद को इसे जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बना लिया? यह सवाल बहुत अहम है और इस सवाल से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुर्की की सबसे बड़ी टेंशन है उसका ईरान के साथ 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। इस बॉर्डर के आसपास कुर्द-आबादी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा तुर्की में आता है। वर्चस्व की लड़ाई है सऊदी अरब, कतर और मिस्र के साथ है। ईरान के साथ उसकी खटपट केवल अंदर खाते की बात है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि खाड़ी पर ईरान का दबदबा हो। तुर्की नेटो का भी मेंबर है और जिसने जंग में ट्रंप का साथ देने से इनकार किया। लेकिन गौरव, मैं आपको यहां पे 1 मिनट रुकूंगा और एक और पॉइंट अपना बताऊंगा, अगर आपकी अनुमति हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बात यह नहीं है कि तुर्की का बॉर्डर ईरान से लगता है। जी, तुर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। तुर्की यूरोप का हिस्सा है और तुर्की नेटो का मेंबर है। तो अगर कल आर्टिकल 5 ऑफ नेटो एक्टिवेट किया जाता है, जहां पे एक देश पे हमला, नेटो के एक मेंबर पे हमला, सारे के सारे नेटो पे हमला माना जाएगा, उस समय तुर्की क्या करेगा? क्या तुर्की ईरान से लड़ेगा? क्या तुर्की अपनी फौजें ईरान के अंदर भेजेगा? यह सवाल है। मेरा सवाल आर्टिकल 5 से है।
लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या तुर्की को अपना भी डर सता रहा है, इसलिए वो पीस ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा है, बिचौलियों का जिक्र कर रहा है? बिल्कुल डर से, देखिए डर तो है जी। जब आपके बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी होगी तो आपको खौफ होगा, आपको डर होगा, आपको ऐसा लगेगा साहब कहीं ये स्पिल ओवर करके तुर्की के अंदर ना आ जाए। तो यहां तक एर्दोगान की बात ठीक है। चलिए लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगा, जी, माफी जी। चाहूंगा बीच रोक रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी। इस समय की अहम और बड़ी खबर है, और जिस तरह से पूरे देश खाड़ी के इस समय जंग के मैदान में कूदे हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भारत की भी बहुत नजदीक से बारीक से नजर है। और इस बीच देश में हालात किस तरह से आगे खासतौर पर गैस और तेल को लेकर होंगे या हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बात करेंगे पूरे देश के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ। और चुनावी राज्यों को जो हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी देश के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात होगी। चलिए रुक करते हैं, इस समय यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुक करेंगे। यतेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? ये जो मुलाकात या फिर कहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने जा रही है, कौन से अहम मुद्दे इस बैठक के? देखिए, कल शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। इसमें वो मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे जहां पर चुनाव चल रहे हैं, यानी कि केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम और तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। इनके मुख्यमंत्रियों को बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो पश्चिम हालात की वजह से हालात पश्चिम एशिया की वजह से जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। क्योंकि कई जगह से खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें, पेट्रोल पंप हो या गैस एजेंसी हो, वहां पर लगातार बड़ी बड़ी लाइनें, पैनिक फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई भी कमी देश में नहीं है, और किस तरह से सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में सरकार किस तरह से कदम उठाएगी और अभी क्या हालात बने हुए हैं, उन सब के बारे में पूरी डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा। और सारे मुख्यमंत्रियों से ये भी सहयोग मांगा जाएगा कि वो अपने राज्यों में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो किस तरह से है, और उसी हिसाब से वो कदम उठाएं, ये बात की जाएंगी और आगे की समीक्षा भी की जाएगी। शुक्रिया यतेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच जो बात हो रही थी कि जो स्पिरिट है वो टीम इंडिया जैसी होनी चाहिए, मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा कमेंट आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मेजर गौरव। नहीं, ये तुर्की का टोटल मामला जो है गौरव, तुर्की का टोटल मामला ये है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो क्या वहां पे तुर्की का वर्चस्व होगा, क्या लोग ये समझेंगे इतिहास में कि तुर्की का बहुत बड़ा हाथ था अमन और शांति के लिए। तुर्की उसकी फाइट कर रहा है, क्योंकि जो एक नया पावर स्ट्रक्चर इमर्ज करेगा ये लड़ाई खत्म होने के बाद, क्या तुर्की उसका हिस्सा है कि तुर्की सिर्फ एक स्पेक्टेटर है? एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे और बात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर, ट्रंप ईरानी वार्ताकार बहुत अलग अजीब हरकत कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये ट्रंप का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर ईरान को एक तरह से धमकी भी दे दी है, गंभीर हो, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि गंभीर हो और देर हुई तो मंजर अच्छा नहीं होगा, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 30 दिन के सीज फायर की बात और इस बीच ट्रंप की ये स्टेटमेंट, मेजर गौरवारिया, ये तो फिर मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मामला डे 1 से गड़बड़ था, मैं यही आपको बार बार बता रहा हूं, दर्शकों को बार बार बता रहा हूं जी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि पीस हो, ये सब डोनाल्ड ट्रंप दाएं दिखाता है, बाएं की हरकत करता है। अब एक बात बताइए, अभी हमने क्या ब्रेकिंग ली थी कुछ समय पहले, सब दर्शकों के साथ हमने ये शेयर करा था कि नहीं, इस हफ्ते तक सीज फायर हो जाएगा। इजराइल की प्रेस से रिपोर्ट कर रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं शांति का मसीहा हूं, मैं चाहता हूं कि पीस हो जाए, मैं चाहता हूं अमन शांति हो जाए, और यहां पे धमकियां दे रहे हैं। वही चीज है, आप अपने जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उनसे शांति भी चाहते हैं, आप उनकी बेइज्जती भी करेंगे, आप उनको जलील भी करेंगे, फिर कहेंगे कि आप भीख मांग रहे हैं। ईरान, आपको लग रहा है ईरान इतनी मिसाइलें दाग रहा है, ईरान आपको भीख मांगता हुआ लग रहा है? कौन आदमी ऐसा है जो कहता है कि ईरान भीख मांग रहा है? आपको लग रहा है भीख मांग रहा है? चलिए, अब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट क्या मायने रखती है, ये आने वाला समय बताएगा। अब बात करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच साइबर अटैक तेज हो गया है, उसकी जो हाइब्रिड युद्ध का मैं जिक्र कर रहा था, जी हां, इन देशों में अब साइबर अटैक भी तेज हो गया है, युद्ध अब हाइब्रिड वॉर बन चुका है। इस बीच मोसाद के पूर्व चीफ तामिर पार्दो का डेटा लीक होने की भी खबर आई। ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप ने एक बहुत बड़ा दावा किया। हंडाला हैकर्स ने मोसाद के पूर्व चीफ का 14 GB डेटा लीक करने का दावा किया।
तामिर पार्दो पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का आरोप लगा है। डेटा में कथित तौर पर रणनीतिक फाइलें, आंतरिक संवाद और ऑपरेशनल नोट्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। अरब युद्ध में साइबर संग्राम। वर्चुअल वॉरफील्ड में भीषण जंग। महायुद्ध को करीब 1 महीना होने जा रहा है। यह जंग जमीन से लेकर आसमान तक ही नहीं बल्कि वर्चुअल वॉरफील्ड पर भी भीषण चल रही है। अमेरिका और इजराइल के हैकर्स तो महीनों पहले से ही ईरान के नेटवर्क में घुस चुके थे। एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन और मिलिट्री सिस्टम उनके पहले टारगेट रहे। इजराइल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क तक पहुंच बनाकर उसे टारगेटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया, यानी निगरानी सिस्टम को हथियार में बदल दिया गया। यहां तक कि ईरान के मोबाइल ऐप और टीवी चैनल तक हैक कर दिए गए। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले मैसेज चलाए गए। दूसरी तरफ ईरान और उससे जुड़े हैकर्स ग्रुप ने भी पलटवार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 60 से ज्यादा हैकटिविस्ट ग्रुप्स ने अमेरिका और इजराइल के सिस्टम को निशाना बनाया। और इस बीच ईरानी हैकर ग्रुप ने मोसाद के पूर्व चीफ तामिर पार्दो से जुड़ा 14 GB डेटा लीक करने का मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया, जिसमें कथित तौर पर सीक्रेट ऑपरेशन और टारगेट किलिंग से जुड़े इनपुट होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाल ही में ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सिक्योरिटी कैमरा नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ जासूसी नहीं थी बल्कि टारगेट किलिंग के लिए डिजिटल सर्विलांस हथियार बनाने की साजिश थी। इस महायुद्ध में एआई का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। एआई चैटबॉट मिलिट्री एनालिस्ट को इंटेलिजेंस की समीक्षा करने और संभावित युद्ध क्षेत्र की योजनाएं बनाने में मदद कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज, ओपन सोर्स डेटा और हैकिंग तीनों को मिलाकर रियल टाइम टारगेट चुने जा रहे हैं। मतलब महासंग्राम अब साइबर स्पेस में भी पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। दोस्तों, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर या फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर। और ये है क्या? ये वो वॉरफेयर है जहां पे नॉन काइनेटिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब हैक करते हैं उसमें ना कोई मिसाइल फायर होती है, ना कोई फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, ना कोई पनडुब्बी समुद्र के मीटरों नीचे रहती है पानी के नीचे, लेकिन फिर भी दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये हाइब्रिड वॉर है। लेकिन इसमें 2 पहलू हैं। क्या इजराइल ने पूरा ईरान का सिस्टम हैक किया था? बिल्कुल किया था। लेकिन एक रिटायर्ड मोसाद चीफ का आपने 14 GB डेटा ले लिया है। देखिए, मोसाद को माना जाता है वन ऑफ द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब लोग कहते हैं कि मोसाद जैसी कोई एजेंसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगी उनके लैपटॉप या उनके डेस्कटॉप के अंदर जिसको हैक कर दिया। हां, कुछ पेपर्स हो सकते हैं, हां कुछ डेटा हो सकता है, लेकिन आज के युद्ध में वो काम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और बात बता दूं आपको, इसमें कई थिंक टैंक्स के पेपर होंगे, कई आर्टिकल्स होंगे, कई फोटोग्राफ होंगी, लेकिन क्या ईरान उनका इस्तेमाल कर पाएगा अमेरिका और इजराइल के ऊपर कोई हमला करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इजराइल जो है इस मामले में पारंगत है। इजराइल को पता है कि एक बार एक आदमी रिटायर हो गया तो सब कुछ वाइप आउट कर देता है। तो ये जंग की ऐसी तस्वीर है जो कहीं से भी बैठकर किसी को भी अपनी लपेट में ले सकती है। ये तो चीज साफ है। तो साइबर स्पेस युद्ध का बड़ा मैदान बन चुका है, यह भी तस्वीर में नजर आता है। और डिजिटल फ्रंट पर देशों की टक्कर, चीन, रूस, यूएस, इजराइल, ईरान के बीच जंग। 2025 के बाद साइबर हमले 700% तक बढ़े हैं। पावर ग्रिड पर बड़े साइबर वॉर, अस्पताल सिस्टम भी टारगेट पर रहे, मोबाइल ऐप्स तक पहुंच गए, हैकर मिलिट्री नेटवर्क पर अटैक किए गए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैक किया गया, उसको भी टारगेट किया गया। तो ये कुछ जो तथ्य हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं। मेजर गौरव आर्या, जो हम बात कर रहे हैं, आपने जिक्र कर दिया कि किस तरीके से बड़ा हो गया है युद्ध, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब मिसाइल आ रहा है, उसके लिए आपने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया जी, आपने पूरी, अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसके लिए आपने पूरा नेटवर्क बना लिया, इसका क्या कीजिएगा हाइब्रिड हमलों का? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी जी, 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, उसके पहले
सारे के सारे ट्रैफिक सिग्नल हैक हो गए थे, सारी की सारी रेड लाइट हैक हो गई थी, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा हैक हो गए थे और उससे इन्होंने लोकेशन पता लगाई कि खमेनी को कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलके जा रहा है, और तब जाके 28 तारीख को इन लोगों ने वहां पे मिसाइल फायर करी, बैलिस्टिक मिसाइल वहां पे ठोकी, जिससे खमेनी मरा। दोस्तों एक बात है, जंग के पहले भी साइबर वॉरफेयर, जंग के दौरान भी साइबर वॉरफेयर और जंग के बाद भी साइबर, जंग रुक जाती है, युद्ध रुक जाता है, ये बम और मिसाइल रुक जाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर 24/7/365 चलता रहता है। और इसका सीधा मतलब है कि सीज फायर हाइब्रिड युद्ध में नहीं होता। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर रहा हूं। यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर ईरान का जवाब आया है। ईरानी आर्मी ने जारी कर दिया है अपनी तैयारियों का एक वीडियो, और ये बहुत सीधा मतलब इसका निकाला जा सकता है कि किसी भी तरफ ये मत समझिएगा कि सीज फायर की बात हो रही है तो कोई जाकर पीछे बैठ गया है कि ठीक है अब तो जंग खत्म हो रही है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से स्टेटमेंट भी और वीडियो भी। ईरान कह रहा है कि दुश्मन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, दुश्मन की हर हलचल पर हमारी नजर है। मेजर गौरव आर्या, ये तो फिर वही है कि ट्रिगर हो रही है चीजें दोबारा सीज फायर की बातों के बीच। बिल्कुल, देखिए अगर अमेरिका पूरी तरीके से अपने पूरे के पूरे ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर आता है तो मैं आपको बताऊं एक बात, ईरान को नस्तनाबूद कर देगा पूरी तरीके से। अमेरिका के पास इतनी शक्ति है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप वो करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वो करना चाहता है? क्या वो ताकतें डोनाल्ड ट्रंप अनलीश करेगा जो ईरान की ईंट से ईंट बजा दें? ये सोचने वाली बात है। चलिए कुछ तस्वीरें जो जारी की गई हैं मैं उसका भी जिक्र करता हूं। और आपने जो बात कही कि ये तैयारी दिखा रही है कि अगर आपके जो सैनिक हैं वो ईरान में घुसते हैं तो उसके लिए भी तैयारी है। और ईरान की किस तरह से तैयारी, अब अगर कहें कि अगर ग्राउंड पर जंग लड़ने की जरूरत पड़ी तो उसकी एक वीडियो बकायदा जारी की गई है, बड़े अधिकारी नजर आ रहे हैं और किस तरह से तैयारी की गई है उसका भी जिक्र है। ये भी बताने की कोशिश है कि आप कम मत आंकिए। नहीं, बिल्कुल ये प्रोजेक्शन है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ईरान ये कह रहा है कि अगर तुम आए तो हम भी तैयार हैं। लेकिन एक और बात है, जिस तरीके से खुले में घूम रहे हैं, मुझे डाउट है कि आज का वीडियो है पुराना हो सकता है। पुराना, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि इनके सीनियर अधिकारी ऐसे खुलेआम घूमे। ये सारे के सारे बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, सुरंगों के अंदर छुपे हुए। अगर इजराइल को पता लग गया, सैटेलाइट से पता लग गया कि यहां पे जमघट, वहीं पर क्रूज मिसाइल आके गिरेगी, वहीं पर क्रूज मिसाइल गिर सकती है। लेकिन इस बीच ये भी सवाल है कि एआई भी युद्ध का नया हथियार बन चुका है। इस पर भी एक नजर डालते हैं कि कैसे एआई काम कर रहा है इस युद्ध के बीच। एआई पूरी रणनीति युद्ध की बना रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आती है कि युद्ध में एआई का चैटबॉट इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट को इससे मदद मिल रही है। इंटेलिजेंस डेटा की एआई से समीक्षा की जा रही है। बड़े डेटा में पैटर्न खोजता है एआई पूरी दुनिया को बदल रहा है। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल जंग में भी हो रहा है। आप अपने घर में कर रहे होंगे, लेकिन युद्ध वाले भी कर रहे हैं, जो जंग की रणनीति बना रहे हैं वो भी पूरी तैयारी है और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहता हूं, एक चीज होती है जिसको हम लोग फौज में कहते हैं किल चेन। ये किल चेन क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किल चेन वो है कि जब आप सारा का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, आपके सामने सिनेरियो पेंट होते हैं, उसके बाद टारगेट एक्वायर करके आप टारगेट हिट करते हैं। एआई की मदद से अमेरिका ने वो कुछ दिनों का काम कुछ घंटों में कर दिया था। उस किल चेन को इतना छोटा कर दिया अमेरिका ने एआई का इस्तेमाल करके कि उनको पता लग गया, एक साथ आपके सामने हजारों सिनेरियो पेंट हो रहे हैं। यहां पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक का सीसीटीवी कैमरा है, उससे डेटा आ रहा है। वहां पे कोई ईमेल भेज रहा है, उसका डेटा आ रहा है। कोई मोबाइल फोन से बात कर रहा है, व्हाट्सएप, सिग्नल, अपने मैसेजेस, एसएमएस, सारा का सारा डेटा, हजारों गीगाबाइट का डेटा एक साथ आ रहा है और उसको एआई छान रहा है। और एआई कह रहा है कि नहीं, ये पिक्चर आपके सामने बन रही है, ये सामने पिक्चर बन रही है, इसमें ये 100 टारगेट हैं, 100 में से 30 ऐसे हैं जिनको आप मारेंगे तो 97% किल प्रोबेबिलिटी है। गो फॉर इट। और एक काम करता है, बड़ी खबर आ रही है मेजर गौरव, आपको बीच में रोकूंगा। एक बड़ी खबर है, ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 82वीं लहर में खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। और आपको यह भी बता दें कि कामिकाजे और ड्रोन से हमलों का एक वीडियो भी जारी कर दिया गया। धमकी दी गई है कि वो अमेरिकी ऑपरेशंस को मदद करने वाले ईंधन डिपो को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो तो रहम की भीख मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमने ब्रेकिंग ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल की पोस्ट में यह लिखा था कि साहब ईरानी तो गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे रहम की, ये आपको, आप टीवी स्क्रीन में आपको रहम की भीख दिख रही है, ये रहम की भीख है। ईरानी तो लड़ रहे हैं खड़े होकर, दे आर फाइटिंग। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि ईरानी रहम की भीख मांग रहे हैं?
आप खुद देखिए गौरव। ये आपस में मैच क्यों नहीं कर रही बातें? जी बिल्कुल, ये सब बातें ऐसी हैं, कहने की बातें हैं। ईरानी भीख मांग रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया था हम पहले दिन ही जंग जीत गए। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं कि हम तो 24 घंटे के अंदर जंग जीत गए थे। यहां पे कुछ दिनों के बाद 1 महीना हो जाएगा। जंग का कुछ पता नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। अपने मन से ऑयल और एनर्जी प्राइसेस के साथ वो खेल रहा है। जब मन चाहता है मिसाइल मारता है, जब मन चाहता है ड्रोन मारता है। ये भाई साहब कह रहे हैं रहम की भीख मांग रहा है वो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश है कि जो भी अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसके बिल्कुल उलट दिख रहे हैं इस समय ईरान के दावे। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अगर इसमें सच्चाई है जो IRGC दावा कर रही है मेजर गौरव आर्या, तो मैं बार बार एक पॉइंट के ऊपर आता हूं और वो पॉइंट ये होता है कि महसूस कर पा रहे हैं हम कि ये जंग रुकने वाली नहीं, भयानक हो सकती है। नहीं बिल्कुल, इसके पहले कि ये जंग खत्म होगी एक बार ये बहुत भयानक होगी। जब ये बहुत भयानक हो जाएगी उसके बाद नीचे एक कहावत है पुरानी कि दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। ये जंग पहले फड़फड़ाएगी, उसके बाद बुझेगी, उसके बाद रुकेगी गौरव। और इराकी विद्रोहियों का जो जिक्र हम कर रहे हैं, इराकी विद्रोहियों का यूएस सेना पर हमले का दावा है। और ये इराकी विद्रोही क्या कह रहे हैं कि यूएस बेस के ऊपर 23 ड्रोन हमले कर दिए। इराकी विद्रोही ये भी कह रहे हैं कि इराक में यूएस सेना पर हमले तेज कर दिए गए हैं। जी 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 गौरव, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहना चाहता हूं बार बार लोग ये नहीं समझते कि इराक जो है वो 60% लगभग शिया है। इराक में, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं इराक की बात कर रहा हूं। इराक में 55 to 60% शिया पॉपुलेशन है और वो खमेनेई के एकदम लॉयल हैं। वो खमेनेई के मौत का बदला लेंगे, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, इराक और ईरान का बॉर्डर भी मिलता है, किसी को गलतफहमी ना हो। इराक और ईरान का बॉर्डर मिलता है और यहां पे क्लियर कट एक रेड लाइन है। जी चलिए एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, उसका रुख कर लेते हैं। और इस जंग के माहौल के बीच एक अच्छी खबर भारत के लिए, और एक जहाज की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, शिप की तस्वीर जो LPG लेकर भारत पहुंचा है। और ये दिखा रहा है कि भारत अपनी रणनीति से किस तरह से जो वहां से गैस निकालने में कामयाब रहा है। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु में ये पहुंचा है। इसमें LPG टैंकर पहुंचे हैं कतर से, जिसमें लगभग 17,600 मीट्रिक टन LPG पहुंची है, कार्गो लेकर पहुंचा है। और उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राहत भरी जंग के बीच देखिए, बहुत बड़ी बात है गौरव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। देखिए, भारत, अब ईरान ने बोल दिया भारत मित्र देश है, हम भारत को नहीं रोकेंगे, भारत कितने भी जहाज ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात तो तय है कि भारत की जो कूटनीति है वो कामयाब हुई। अब बात यह है कि गैस कितनी निकल रही है जमीन से, तेल कितना निकल रहा है जमीन से, इसके ऊपर भारत का कंट्रोल नहीं है। भारत का इसके ऊपर कंट्रोल था कि ईरान को कन्विंस करें, ईरान आपको मित्र माने, ईरान बोले कि भारत का शिप है, भारत का जहाज है, बिल्कुल जाइए, बाइज्जत जाइए। वो ईरान ने कर दिया है। लेकिन जो मिसाइलें गिर रही हैं ऑयल फील्ड पे, अभी रास लफान से अगर गैस आनी है और रास लफान में आग लग रही है तो वहां से निश्चित फिर गैस तो निकल नहीं पाएगी। लेकिन ये जो शिप आप देख रहे हैं, भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये कूटनीतिक जीत है। लेकिन इस बीच मेरा एक और भी सवाल है कि जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उनके जहाजों का क्या हुआ? उनके लिए भी कोई रास्ता है या नहीं है? उनके जहाज थोड़ा सा रुक गए उनके, थोड़े से रुक गए उनके। चलिए, तभी टेबल में कह रहा था कि टेबल तैयार करके बैठे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। साइबर अटैक की चिंता के बीच अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हाल ही में चर्चा में रही। वो तस्वीर है इजराइल के प्रधानमंत्री PM नेतन्याहू की। उनके फोन पर टेप लगी थी जो चर्चा का विषय रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुरक्षा कारणों से फोन पर टेप चिपकाई गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सुरक्षा कारणों से लगाया गया टेम्पर एविडेंट सील है। फोन में कैमरा और माइक्रोफोन के कारण संवेदनशील डेटा लीक का खतरा रहता है, इसलिए। और यह खूब चर्चा में भी है, यह तस्वीर बहुत चर्चा में है। कहीं ना कहीं हर तरह से आप कहिए कि तैयारी की हुई है इजराइल ने, हर पॉइंट के ऊपर नजर रखी जा रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए गौरव, बात यह है कि कोई भी जो भी फोन की डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हैक हो सकती है। आपके फोन को हैक करके एक लिसनिंग डिवाइस बनाया जा सकता है, आपके फोन को हैक करके एक कैमरा बनाया जा सकता है। आपको नहीं पता आपके फोन का कैमरा ऑन है, आपको नहीं पता आपके फोन का लिसनिंग डिवाइस ऑन है, और सारी आपकी संवेदनशील खबरें जा रही हैं। तस्वीर भी आ चुकी है, टेप बिल्कुल, ये देखिए ऊपर नजर आ रही है। इसके ऊपर पूरा टेप लगा के उसको ब्लॉक कर दिया, टेप लगा के ब्लॉक कर दिया पूरा का पूरा। जी, पूरा टेप लगाकर ब्लॉक किया गया। मैं एक जवाब आपसे सवाल जानना चाहता हूं। बहुत सारी फिल्मों में आता है कि एक बार बात की, फोन तोड़कर फेंक दिया। तो क्या नेतन्याहू एक ही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा सा महंगा फोन होगा इसलिए नहीं तोड़ा इन्होंने, थोड़ा सा महंगा फोन होगा, लेकिन हाँ, एहतियात बरतना चाहिए। एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इनका फोन कितना इंपॉर्टेंट है।
कितना कितना नेतन्याहू के फोन में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी शायद ना कर पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं हेड ऑफ स्टेट, खासतौर जी। पे इजराइल जैसे, इनके पास सेपरेट सेट्स होते हैं, फोन पे खुली बात नहीं करते। हाँ, फोन का इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि बाय द वे कुछ मुंह से निकल गया तो वो हैक ना हो जाए। लेकिन अगर हमें लगता है कि न्यूक्लियर कोड्स की बात वो अपने सेल फोन से करते हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट बात, नहीं, इनके पास अपना सिक्योर नेटवर्क होता है और सिर्फ सिक्योर बात उस नेटवर्क पे की जाती है, उस इंस्ट्रूमेंट पे की जाती है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के खारगा आइलैंड से बड़ी खबर, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के जमीनी हमले की धमकी के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। खारगा आइलैंड पर ईरान ने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक वीडियो जारी की थी और अब हमारे पास जानकारी ये भी है, आप बहुत जिक्र करते हैं इस आइलैंड का, मेजर गौरव आर्या। ईरान ने वहां पर अपना डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है और डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और एक तरह से पूरी तैयारी है कि यहीं से अमेरिका घुसने वाला है। यहीं पे बॉम्ब करा था अमेरिका ने। यही खड़ग आइलैंड है जिस पे अमेरिका ने बॉम्ब किया था। यही खड़ग आइलैंड है जिसको अमेरिका ने बोला था कि हम तुम्हारा तेल और गैस वाला जो भी मामला है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन मिलिट्री जो भी इंस्टॉलेशन है उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। और अगर यूएस के ट्रूप्स आते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है बूट्स ऑन द ग्राउंड, वन ऑफ द मेजर टारगेट्स इज गोइंग टू बी खड़ग आइलैंड। तो ये तस्वीर भी है और पूरी जानकारी भी है, तो तैयारी ईरान की भी है।